नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा कि जो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इन सभी जीवों को अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया था। तो हमने देखा था कि सब सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो आर.एच. व्हिटेकर का माना जाता है। आर.एच. व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था मोनेरा, दूसरा भाग पढ़ा था हमने प्रोटिस्टा, तीसरा भाग पढ़ा था हमने फंजाई, चौथा भाग था पादप, इनको प्लांटी भी कहते हैं, और पांचवा भाग था जंतु या एनिमेलिया, जंतु को बोलते हैं एनिमेलिया। ठीक है, फंजाई, कवक। ठीक है, तो ये 500 भाग है, 5 वर्गीकरण है वो दिया था इसका आर.एच. व्हिटेकर ने। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखो कि वर्गीकरण कर दिया जीवों का। अब वर्गीकरण करने के बाद, ठीक है, हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा जीव कहाँ पर है और कौन सा जीव कहाँ पर है, उसको हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। यानी पृथ्वी पर इतने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ठीक है, उन सभी जीवों का कुछ न कुछ नाम होता है और उस नाम से ही हम उनको जानते हैं। अब देखो, ये नाम है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ के स्थानीय नाम होते हैं और कुछ के अलग नाम होते हैं। जैसे अगर हम सामान्य बात करें तो अपने क्षेत्र के अंदर एक वृक्ष पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं खेजड़ी। अब खेजड़ी है, इसको हम सामान्य भाषा में जांटी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जांटी नाम है वो इसका केवल स्थानीय नाम है। इस नाम से इसको, इस पौधे को नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगर विश्व में कहीं और जगह इस पौधे के बारे में पढ़ना हो तो इसका जो स्थानीय नाम है वो उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस नामकरण की जो अलग अलग जीवों के अलग अलग नाम होते हैं, स्थानीय नाम अलग होते हैं, आगे के नाम अलग होते हैं, कुछ के नाम और ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे कि उसके नाम से पता नहीं चलता कि वो जीव किस प्रकार का है। जैसे कि एक जीव है जिसका नाम है समुद्री घोड़ा। अब नाम से पता लगता है कि इसका नाम है, घोड़ा आ रहा है, समुद्री घोड़ा, लेकिन इसमें घोड़े जैसे कोई भी लक्षण है वो नहीं पाए जाते। यह एक मछली होती है। ठीक है, तो इस नाम की, जीवों के जो अलग अलग नाम हैं, इस नाम की त्रुटि को, यानी सभी जीव हैं वो पूरे विश्व में अलग अलग जो जीव है वो एक ही नाम से जाने जाएं। जैसे सभी जीवों की अलग अलग जातियां हो गई, उन जातियों का केवल एक ही नाम हो, उस नाम से ही वो पहचाने जाएं। इसके लिए इसमें नामकरण की व्यवस्था की गई है, जीवों के नामकरण की व्यवस्था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम, जो आज का टॉपिक है अपना, उसमें हम यही पढ़ेंगे। टॉपिक है नामकरण। ठीक है, देखो नामकरण हमें पता है कि हमारा सभी का भी एक एक अलग नाम होता है और इस नाम के द्वारा ही हम अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो ऐसे ही जो जीव है उन जीवों का भी अलग अलग नाम होता है और उस नाम के द्वारा ही वो जाने जाएंगे, उस नाम से ही उनका अध्ययन होगा। ठीक है, तो नामकरण, पहले नामकरण के किसे कहते हैं वो देखो। नामकरण है जीवों को पहचान कर उनको एक विशेष नाम देने की व्यवस्था है, वो नामकरण कहलाती है। जीवों को पहचान कर उनको एक विशेष नाम देने की व्यवस्था है, वो नामकरण कहलाती है।
ठीक है। अब नामकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा होना चाहिए। ठीक है, क्या लिख देखो, नामकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय, नामकरण अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा होना चाहिए। नामकरण अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा होना चाहिए ताकि विश्व में सभी भागों में उसे एक ही नाम से जाना जा सके, ताकि विश्व के सभी भागों में, विश्व के सभी भागों में जीव को एक ही नाम से जाना जा सके, एक ही नाम से जाना जा सके। ठीक है, किसी भी प्रकार, देखो अगर जीव को हम एक ही नाम से जानेंगे तो किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न है वो नहीं होगा। ठीक है, अब ये नामकरण है, इस नामकरण की शुरुआत किसने की, नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में देखो। नामकरण की शुरुआत है वो की थी केरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने, केरोलस लीनियस, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दी, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। यानी केरोलस लीनियस है, ठीक है, इसने एक अपने पद्धति बताई थी कि जीवों का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, उनको किस प्रकार से नाम दिया जाए। ठीक है, और उन्होंने जो पद्धति बताई थी उस पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। ठीक है, और यह पद्धति है वर्तमान में मान्य है। ठीक है, यह पद्धति वर्तमान में सर्वमान्य है। ठीक है, यह पद्धति वर्तमान में सर्वमान्य है। ठीक है, अब इस पद्धति के अनुसार किस प्रकार से नामकरण किया जाता है उसके लिए लीनियस ने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, तो इसके अनुसार जीवों का नामकरण के नियम है वो क्या क्या है वो देखो। यानी अपना है द्विनाम पद्धति, तो आगे लगाएंगे हम द्विनाम पद्धति के नियम। द्विनाम पद्धति के नियम। ठीक है, देखो द्विनाम पद्धति के नियम क्या क्या है वो समझ लो सभी। सबसे पहला नियम है कि प्रत्येक जीव है उस जीव का नाम दो भागों में होना चाहिए। ठीक है,
दो पदों में होना चाहिए। प्रत्येक जीव का नाम है वो दो भागों या दो पदों में होना चाहिए। जो पहला पद है वो उसके वंश को व्यक्त करेगा और दूसरा पद है वो उसकी जाति को व्यक्त करेगा। तो नियम इसका द्विनापत्ति का नियम है। पहला नियम क्या है? प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में होना चाहिए। प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में होना चाहिए। प्रत्येक जीव का नाम है वो दो पदों में होना चाहिए। ठीक है। पहला पद पहला पद है वो उसकी पहला पद है जीव के वंश को तथा दूसरा पद जीव की जाति को व्यक्त करेगा। ठीक है। प्रत्येक जीव के नाम है वो दो पदों में होना चाहिए। पहला पद है वो जीव के वंश को तथा दूसरा पद है वो जीव की जाति को व्यक्त करेगा। अब देखो, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो होता है होमो सेपियंस। तो इसमें होमो है वो तो हो गया वंश और सेपियंस है वो हो गई मनुष्य की जाति। ठीक है। तो ये था इसका पहला नियम, द्विनापत्ति का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखो, ये जो नाम है दोनों, वंश का नाम और जाति का नाम, दोनों लैटिन भाषा में होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो जीव का नाम है, जीव का नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। जीव का नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। ठीक है। जीव का नाम कौन सी भाषा में होना चाहिए? लैटिन भाषा में। अगर जीव का नाम लैटिन भाषा में नहीं है तो इस लैटिन भाषा का अनुवाद होना चाहिए। ठीक है। तो यह क्या होना चाहिए? इस भाषा का अनुवाद होना चाहिए या इस भाषा का अनुवाद होना चाहिए। ठीक है। इसका अर्थ है कि नाम है वो तो लैटिन भाषा में ही दिए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम है वो कौन सी भाषा में दिए जाते हैं? लैटिन भाषा में। लेकिन जब हम इसको हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इस लैटिन भाषा का ट्रांसलेट कर देते हैं। उस नाम का लैटिन भाषा में क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट किया हुआ नाम है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। दो नियम हो गए। तीसरा नियम, वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा, वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा, वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा और जाति के नाम को वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा और जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है।
अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। तो ये हो गया नामकरण का तीसरा नियम। चौथा नियम है, जाति के नाम के बाद खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है, जिसने वैज्ञानिक नाम दिया है, उसका नाम है वो संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी जाति के नाम के बाद, जाति के नाम के बाद खोजकर्ता का नाम संक्षिप्त में लिखते हैं। पांचवा नियम है कि कुछ जीवों के नाम है वो 3 पदों के अंदर होते हैं। कुछ जीवों के नाम 3 पदों में होते हैं। ठीक है, तीसरा पद, तीन पद हो गए। पहला पद वंश का हो गया, दूसरा जाति का। अब इसमें 3 पद, तो पहला वंश का रहेगा, दूसरा जाति का। जो तीसरा पद है, तीसरा पद उपजाति को व्यक्त करेगा। तीसरा पद उपजाति को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हो गए नामकरण द्विनाम पद्धति के कुछ नियम। अब देखो इसके उदाहरण पढ़ते हैं। पहला उदाहरण, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम लिखते समय अगर हम इंग्लिश में नाम लिखेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश में जो पहला नाम है ये वंश का है, दूसरा नाम क्या है, जाति का। तो वंश का नाम है, ठीक है, इसका पहला जो अक्षर है यानी एच, ठीक है, ये कैपिटल आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, फिर दोनों अक्षर है वो छोटे आएंगे। ठीक, ऐसे ही जब हम जाति का नाम लिखेंगे तो ये नियम था अपना, वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा और जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर द्वारा लिखा जाता है। वंश के नाम को बड़े अक्षर और जाति के नाम को छोटे अक्षर। तो ये वंश का नाम बड़े अक्षर से, जाति का नाम है वो आ जाएगा छोटे अक्षर से, यानी सेपियंस। ये आ गया, ये ऐसा है वो छोटा अक्षर, छोटे नाम से, छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस नाम के 2 भाग हो गए। पहला भाग वंश को व्यक्त और दूसरा भाग जाति को व्यक्त करेगा। ठीक है, नाम है वो लैटिन भाषा में होने चाहिए। इस बड़े अक्षर और छोटे अक्षर का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो मनुष्य का हो गया मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पेवो क्रिस्टियस। पेवो क्रिस्टियस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम कॉपी में या कहीं पर भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखते समय हम उनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। उनके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन। ठीक है, यानी वैज्ञानिक नाम है, उनके नीचे हमें क्या करना चाहिए, अंडरलाइन। मोर का वैज्ञानिक नाम पेवो क्रिस्टियस। ठीक है, खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा
ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम हो गया ओराइजा सेटाइवा। मक्का, मक्की का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज, जिया मेज। मक्का है वैज्ञानिक नाम जिया मेज। सांप है कोबरा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा, नाजा नाजा। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम होंगे। इसके अलावा 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिटिकम, टिटिकम एस्टाइवम, टिटिकम एस्टाइवम। ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं, बाजरा, बाजरा, बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस। बाजरा वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफाइडिस। सोयाबीन, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। चाय, चाय का वैज्ञानिक नाम कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस। कॉफ़ी, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका।